हेलो नमस्कार। विश्व हिंदी दिवस की सभी परिवारजनों को हार्दिक शुभकामनाएं। भाई आज है 10 जनवरी, विश्व हिंदी दिवस का दिन है। तो मैंने सोचा क्यों ना सब लोगों के साथ में मिलके ऑनलाइन सेलिब्रेट किया जाए। और आज इस सेलिब्रेशन के लिए कई लोग यहाँ पर आएंगे और अलग अलग हिंदी की रचनाएं पढ़ेंगे। तो मैं हूँ आप सबके साथ अमित अग्रवाल। और आज मैं हिंदी दिवस के दिन पढ़ने जा रहा हूँ मुंशी जी की कहानी पंच परमेश्वर, जो मेरी सर्वप्रिय कहानी है। तो चलिए चलिए मिलके इस कहानी का लुत्फ उठाते हैं। मैं चुरा देखो सेटिंग में देख लूँ, मैं कुछ बढ़िया सा फॉर्मेट लगा सकता हूँ। एक मिनट, चलिए यही ठीक है। फॉर्मेट को गोली मारते हैं, कहानी चालू करते हैं। तो ये है पंच परमेश्वर। कहानी शुरू होती है दो मित्रों की कहानी से, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। साझे में खेती होती थी, कुछ लेन देन में भी साझा था। एक को दूसरे पर अटल विश्वास था। जुम्मन जब हज करने गए थे तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे, और अलगू जब भी बाहर जाते तो जुम्मन पर अपना घर छोड़ देते। उनमें न खान पान का व्यवहार था, न धर्म का नाता, केवल विचार मिलते थे। भाई मित्रता का मूल मंत्र भी तो यही है। इस मित्रता का जन्म उसी समय हुआ जब दोनों मित्र बालक ही थे, और जुम्मन के पूज्य पिताजी जुमराती उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। अलगू ने गुरुजी की बहुत सेवा की थी, खूब रकाबियां मांझी, खूब प्याले धोए। उनका हुक्का एक क्षण के लिए भी विश्राम न ले पाता था, क्योंकि प्रत्येक चिलम अलगू को आधे घंटे तक किताबों से अलग कर देती थी। अलगू के पिता पुराने विचारों के मनुष्य थे। उन्हें शिक्षा की अपेक्षा गुरु की सेवा शुश्रूषा पर अधिक विश्वास था। वह कहते थे, भाई विद्या पढ़ने से नहीं आती, जो कुछ होता है गुरुजी के आशीर्वाद से। बस गुरुजी की कृपा दृष्टि चाहिए। अतएव यदि अलगू पर जुमराती शेख के आशीर्वाद तथा सत्संग का कुछ फल न हुआ तो यह मानकर संतोष कर लेगा कि विद्योपार्जन में उसने यथाशक्ति कोई बात उठा नहीं रखी। विद्या उसके भाग्य में ही न थी तो कैसे आती। मगर जुमराती शेख स्वयं आशीर्वाद के कायल न थे। उन्हें अपने सोटे पर अधिक भरोसा था। सोटा समझते हैं ना आप, डंडा, बचपन में बड़ा पड़ता था सबको। और उसी सोटे के प्रताप से आसपास के गांव में जुम्मन की पूजा होती थी। उनके लिखे हुए रहननामे या बेनामे पर कचहरी का मुहर्रिर भी कलम न उठा सकता था। क्या बात है। हल्के का डाकिया, कांस्टेबल और तहसील का चपरासी सब उनकी कृपा की आकांक्षा रखते थे। अतः अलगू का मान उनके धन के कारण था, तो जुम्मन शेख अपनी अनमोल विद्या से ही सबके आदर पात्र बने थे। क्या मिश्रण है बताइए। अच्छा, जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी। खाला मतलब मौसी। उनके पास कुछ थोड़ी सी मिल्कियत थी, परंतु उनके निकट संबंधियों में से कोई न था। मिल्कियत यानी कि जमीन जायदाद। जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे करके वह मिल्कियत अपने नाम लिखवा ली थी। तब तक दान पत्र की रजिस्ट्री न हुई थी। तब तक खालाजान का खूब आदर सत्कार किया गया। एक बार रजिस्ट्री हो गई फिर तो कौन ही पूछता है। उन्हें खूब स्वादिष्ट पदार्थ खिलाए गए। हल्के पुलाव की वर्षा सी की गई, पर रजिस्ट्री की मोहर ने इन खातेदारियों पर भी मानो मोहर लगा दी। सोचा ही था। जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियों के साथ कड़वी बातों के कुछ तेज तीखे सालन भी देने लगी। जुम्मन शेख भी निष्ठुर हो गए। अब बेचारी खालाजान को प्राय नित्य ही ऐसी बातें सुननी पड़ती थी। तो नमस्कार, फारिया जी आ गई हैं, कलायन थिएटर, ऋतु साकेत वर्मा नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी पंच परमेश्वर। बस अभी शुरुआत ही हुई है, आप लोग भी लुत्फ उठाइए। बुढ़िया न जाने कब तक जिएगी। 2-3 बीघे उसर क्या दे दिया, मानो मोल ले लिया। बघारी दाल के बिना रोटियां नहीं उतरती।
जितना रुपया इनके पेट में झोंक चुके उतने से तो अब गांव मोल ले लेते। कुछ दिन खालाजान ने सुना और सहा, पर जब न सहा गया तो जुम्मन से शिकायत की। जुम्मन ने स्थानीय कर्मचारी गृह स्वामियों के प्रबंध में दखल देना उचित न समझा। कुछ दिन तक और यूं ही रोध होकर काम चलता रहा। अंत में एक दिन खालाजान ने जुम्मन से कहा, बेटा तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह न होगा, तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अपना पका के खा लूंगी। बड़ी समझदारी की बात की खालाजान ने समझ गई थी कि उसकी मंशा क्या है। जुम्मन ने धृष्टता के साथ उत्तर दिया, रुपए कहाँ यहाँ फलते हैं? पेड़ पे लगते हैं रुपए, कहाँ से दे दूं? खाला ने नम्रता से कहा, मुझे कुछ रूखा सूखा चाहिए भी कि नहीं है? और जुम्मन ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, तो कोई ये थोड़े ही समझा था कि तुम मौत से लड़कर आई हो। खाला बिगड़ गई। उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। जुम्मन हंसे। उन्हें एक इस बात की डर जुम्मन मियाँ को, जिस तरह कोई शिकारी हिरण को जाल की तरफ जाते देखकर मन ही मन हंसता है। जुम्मन मियाँ बोले, हाँ जरूर पंचायत करो, फैसला हो जाएगा। मुझे भी यह रात दिन की खटखट पसंद ही नहीं है। पंचायत में किसकी जीत होगी इस विषय में जुम्मन को कुछ भी संदेह न था। भाई आसपास के गांव में ऐसा कौन ही था जो उसके अनुग्रहों का ऋणी ना हो, मतलब उसके जो कर्ज के नीचे दबा ना हो और उसकी जुम्मन ने हेल्प ना की हो। ऐसा कौन था जो उसको शत्रु बनाने का साहस करे, जिसमें इतना बल था जो उसका सामना कर सके। आसमान के फरिश्ते तो पंचायत करने आएंगे नहीं है? क्या बात है, जुम्मन मियाँ की बात ही अलग है। इसके बाद कई दिन तक बूढ़ी खाला हाथ में एक लकड़ी लिए आसपास के गांव में दौड़ती रही। कमर झुककर कमान हो गई थी। कमान बो एंड एरो वाला। एक एक पग चलना दूभर था, मगर बात आ पड़ी थी, उसका निर्णय करना जरूरी था। बिरला ही कोई भला आदमी होगा जिसके सामने बुढ़िया ने दुख के आंसू न बहाए हों। किसी ने तो यूं ही ऊपरी मन से हाँ करके टाल दिया, और किसी ने इस अन्याय पर जमाने की गालियां दी। कहा, कब्र में पांव लटके हुए हैं, आज मरे कल दूसरा दिन, पर हवस नहीं मानती। अब तुम्हें क्या चाहिए है? रोटी खाओ और अल्लाह का नाम लो। तुम्हें अब खेती बाड़ी से क्या काम है? अच्छा, ऐसे कुछ सज्जन भी थे जिन्हें हास्य रस के रसा स्वादन का अच्छा अवसर मिला। ह्यूमर जोक। झुकी हुई कमर, पोपला मुंह, सन के से बाल, इतनी सामग्री एकत्र हो तो हंसी क्यों ना आवे? सैडिस्टिक प्लेजर, बताइए। ऐसे न्यायप्रिय दयालु दीन वत्सल पुरुष बहुत कम थे जिन्होंने उस अबला के दुखड़े को गौर से सुना हो और उसको सांत्वना दी हो। चारों ओर से घूम घाम कर बेचारी अलगू चौधरी के पास आई। वही जुम्मन का बचपन का मित्र अलगू चौधरी। लाठी पटक दी और दम लेकर बोली, बेटा तुम भी दम भर के लिए मेरी पंचायत में चले आना। अलगू बोला, भाई मुझे बुलाकर क्या करोगी अम्मा? कई गांव के आदमी तो आएंगे ही। खाला बोली, अपनी विपत तो सबके आगे रोवाई, अब आने ना आने का अख्तियार उनको है। अलगू अच्छा थोड़ा पशुपेश में पड़ गया, क्योंकि जुम्मन मियाँ तो उनके बचपन के मित्र हैं। अब अलगू क्या करे? तो अलगू ने बोला, यूं आने को आ जाऊंगा मगर पंचायत में मुंह न खोलूंगा। एकदम पॉलिटिकली करेक्ट अलगू मियाँ। खाला, क्यों बेटा? अलगू, अब इसका क्या जवाब दूं? अपनी खुशी, जुम्मन मेरा पुराना मित्र है, मुझसे बिगाड़ नहीं कर सकता। खाला, बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे? तब ब्रह्मास्त्र चला दिया खाला ने। यहां पे हमारे सोए हुए धर्म ज्ञान की सारी संपत्ति लुट जाए तो उसे खबर नहीं होती, परंतु ललकार सुनकर वह सचेत हो जाता है, फिर उससे कोई जीत नहीं सकता। अलगू इस सवाल का कोई उत्तर न दे सका, पर उसके हृदय में ये शब्द गूंज रहे थे, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे? ओके, भांडुत्वास ने ज्वाइन किया है, थिएटर नामा ने ज्वाइन किया है। बहुत बहुत स्वागत आप लोगों का।
हम पढ़ रहे हैं आज मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी पंच परमेश्वर। अभी शुरुआत हुई है, आप लोग साथ में बने रहिए। संध्या समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। शेख जुम्मन ने पहले से ही फर्श बिछा कर रखा था। उन्होंने पान, इलायची, हुक्के, तंबाकू आदि सबका प्रबंध कर लिया था, है? अच्छा हाँ, वह स्वयं अलबत्ता अलगू चौधरी से के साथ जरा दूर पर बैठे हुए थे। जब पंचायत में कोई आ जाता था तब दबे हुए सलाम से उसका स्वागत करते थे। अब सूर्य अस्त हो गया और चिड़ियों की कलरव युक्त पंचायत पेड़ों पर बैठी। मतलब यहाँ पे इंसानों की पंचायत बैठ रही है और वहाँ पेड़ों पे चिड़ियों की पंचायत है। उन्हें भी तो देखना था कि भाई चल क्या रहा है, आज की इस सभा में कौन जीतेगा, खाला या जुम्मन मियाँ। फर्श की एक एक अंगुल जमीन भर गई, पर अधिकांश दर्शक ही थे। ऑडियंस को तो मज़ा आता ही है ना, उस ज़माने में और कुछ तो था नहीं एंटरटेनमेंट के लिए, तो ऑडियंस आ गई, चलो आज इसी से एंटरटेनमेंट करेंगे। खाला वर्सेस जुम्मन मियाँ। निमंत्रित महाशयों में से वे ही लोग पधारे थे जिन्हें जुम्मन से अपनी कुछ कसर निकलवानी थी, है ना। बहती गंगा में हाथ धोने के लिए चले आते हैं लोग बाग। एक कोने में आग सुलग रही थी। नाइक ताबड़तोड़ चिलम भर रहा था। यह निर्णय करना संभव था कि सुलगते हुए उपलों में से अधिक धुआं निकलता था या चिलम के दमों में से। लड़के इधर उधर दौड़ रहे थे, कोई आपस में गाली गलौज करते तो कोई रोते। चारों तरफ कोलाहल मच रहा था। गांव के कुत्ते इस जमाव के भोज को देखकर समझकर झुंड के झुंड में जमा हो गए थे। पंच लोग बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती करी, पंचों, आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। इसे आप लोग जानते ही होंगे। जुम्मन ने मुझे ताहयात रोटी कपड़ा देना कबूल किया। साल भर तो मैंने इसके साथ रो धोकर काटा, पर अब रात दिन का रोना नहीं सहा जाता। मुझे ना पेट की रोटी मिलती है न तन का कपड़ा। बेकस बेवा हूं, बेवा यानी विडो। कचहरी दरबार नहीं कर सकती, तुम्हारे सिवा और किसको अपना दुख सुनाऊं। तुम लोग जो राह निकाल दो उसी राह पर चलूं। अगर मुझ में कोई ऐब हो तो मेरे मुंह पर थप्पड़ मारो। जुम्मन में बुराई देखो तो उसे समझाओ। क्यों एक बेकस क्या लेता है, मैं पंचों का हुक्म सिर माथे पर चढ़ाऊंगी। यहां पर बहुत ही अच्छी ओपनिंग स्टेटमेंट दे दी खाला ने। अब रामधन मिश्र, जिनके कई असामियों को जुम्मन ने अपने गांव में बसा लिया था, वो बोले, जुम्मन मियाँ, किसे पंच बदते हो, अभी इसे निपटारा कर लो, फिर जो पंच कहें वहीं मानना होगा। मतलब अपॉर्चुनिटी है जुम्मन मियाँ के पास, किसको पंच बनाना है, अपने टीम वालों को सबको पंच में घुसा दिया जाए। जुम्मन को इस समय सदस्यों में विशेषकर वही लोग दिख पड़े जिनसे किसी न किसी कारण उनका वैमनस्य था, मतलब दुश्मनी थी, मनमुटाव था। जुम्मन बोले, पंचों का हुक्म अल्लाह का हुक्म है। खाला जान जिसे चाहे उसे बदे, मुझे कोई उज्र नहीं। खाला ने चिल्लाकर कहा, अरे अल्लाह के बंदे, पंचों का नाम क्यों नहीं बता देता, कुछ मुझे भी तो मालूम हो। जुम्मन ने क्रोध से कहा, अब इस वक्त मेरा मुंह ना खुलवाओ, तुम्हारी बन पड़ी है, जिसे चाहो पंच बदो। खालाजान जुम्मन के आक्षेप को समझ गई। वह बोली, बेटा खुद से डरो, पंच किसी के दोस्त ना होते हैं, ना किसी के दुश्मन, न्यूट्रल पार्टी होती है पंच। कैसी बात कहते हो, और तुम्हारा किसी पर विश्वास ना हो तो जाने दो। भाई अलगू चौधरी को तो मानते हो ना, लो मैं उन्हीं को सरपंच बदती हूं। अलगू चौधरी भी सोच रहे थे, ये देखो 2 बंदरों की लड़ाई में मुझे बीच में फंसा दिया। जुम्मन शेख यहां पे आनंद से फूल उठे, परंतु भावों को छिपाकर मन ही मन तो लड्डू फूट रहे थे। भाई अलगू चौधरी सरपंच बन गया, बचपन का मित्र है, अब तो फैसला उसके पक्ष में ही जाएगा, लेकिन जाहिर तो कर नहीं सकता अपनी खुशी, तो अपने भावों को छिपाकर, अलगू ही सही, मेरे लिए जैसे रामधन वैसे अलगू। अलगू उस झमेले में फंसना नहीं चाहते थे,
वे कन्नी काटने लगे। कन्नी काटना मतलब पतली गली से सटकना। बोले, भाई खाला, तुम जानती हो कि भाई मेरी जुम्मन से गाढ़ी दोस्ती है। खाला ने फिर वही ब्रह्मास्त्र मारा। बेटा, दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता। पंच के दिल में खुदा बसता है। पंचों के मुंह से जो बात निकलती है वह खुदा की तरफ से निकलती है। तो भाई साहब अलगू चौधरी बने सरपंच। रामधन मिश्र और जुम्मन के दूसरे विरोधियों ने बुढ़िया को मन ही मन में बहुत कोसा। भाई मिलजुल के तुम्हें अलगू ही मिला था, हैं? जिसके साथ में तो भाई जुम्मन का एकदम यारी दोस्ती है। अलगू चौधरी बोले, शेख जुम्मन, हम और तुम पुराने दोस्त हैं। जब काम पड़ा तुमने हमारी मदद की है और हम भी जो कुछ बन पड़ा तुम्हारी सेवा करते रहे हैं। मगर इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों हमारी निगाह में बराबर हो। क्या बोलते हैं, कानून की आंखों पर पट्टी बंधी होती है। तुमको पंचों से जो कुछ अर्ज करनी हो करो। जुम्मन को तो पूरा विश्वास था कि बाजी मेरी ही है। अलगू ये सब दिखावे की बातें कर रहा है, मतलब मौसम बांध रहा है, बताने के लिए कि मैं कितना न्यूट्रल हूं, निरपक्ष हूं। अतएव शांत चित्त होकर बोले, पंचों, 3 साल हुए खालाजान ने अपनी जायदाद मेरे नाम हिब्बा कर दी थी। मैं उन्हें ताहयात खाना कपड़ा देना कबूल किया है। खुदा गवाह है, आज तक मैंने खालाजान को कोई तकलीफ नहीं दी है। मैं उन्हें अपनी मां के समान समझता हूं। उनकी खिदमत करना मेरा फर्ज है। मगर औरतों में जरा अनबन रहती है, उसमें मेरा क्या काम। खालाजान मुझसे माहवार खर्च अलग मांगती है। जायदाद जितनी है वह पंचों से छिपी नहीं है। उससे इतना मुनाफा नहीं होता कि माहवार खर्च दे सकूं, मंथली पेंशन दे सकूं। इसके अलावा हिब्बानामे में माहवार खर्च का कोई जिक्र नहीं है। हिब्बानामा मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट। नहीं तो मैं भूल कर भी झमेले में ना पड़ता। बस मुझे यही कहना है, आइंदा पंचों का अख्तियार है, जो फैसला चाहे करें। तो इस तरह जुम्मन मियां ने अपनी दलील पेश करी। अलगू चौधरी को हमेशा कचहरी से काम पड़ता था, कोर्ट से काम पड़ता था। अतः वह पूरा कानूनी आदमी था। उसने जुम्मन से जिरह शुरू की। जिरह मतलब आर्ग्यूमेंट। एक एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पर हथौड़े की चोट की तरह पड़ता था। रामधन मिश्र इन प्रश्नों पर मुग्ध हुए जाते थे। वाह भाई वाह, अलगू मियां क्या एकदम बढ़िया डिस्कशन आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं। एक एक चीज बारीकी से पकड़ी जा रही है जुम्मन मियां की। जुम्मन चकित है, अलगू को क्या हो गया है। अभी अलगू मेरे साथ बैठा था, अभी कैसी कैसी बातें कर रहा है? इतनी देर में ऐसे कया पलट हुई कि मेरी जड़ खोदने पर तुला है। न मालूम कब की कसर निकाल रहा है। भाई मेरा दोस्त है ना, तो ऐसा काम क्यों कर रहा है? क्या इतने दिनों के दोस्ती कुछ भी काम ना आएगी? बताइए। जुम्मन शेख तो इसी संकल्प विकल्प में पड़े हुए थे कि इतने में अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख, पंचों ने इस मामले पर विचार किया है। उन्हें यह नीति संगत मालूम होता है कि खालाजान को माहवार खर्च दिया जाए। मंथली खर्चा देना पड़ेगा। हमारा विचार है कि खाला की जायदाद से इतना मुनाफा अवश्य होता है कि माहवार खर्च दिया जा सके। बस यही हमारा फैसला है। अगर जुम्मन को खर्च देना मंजूर ना हो तो हिब्बानामा रद्द समझा जाए। यह फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गए। भाई जो अपना मित्र हो वह शत्रु का व्यवहार करे और गले पर छुरी फेरे। बताइए, इसे समय के हेरफेर के सिवा और क्या कहें। जिस पर पूरा भरोसा था अलगू मियां पर, उसने समय पड़ने पर धोखा दिया। ऐसे ही अवसरों पर झूठे सच्चे मित्रों की परीक्षा की जाती है। यही कलयुग की दोस्ती है। अगर लोग ऐसे कपटी धोखेबाज न होते तो देश में आपत्तियों का प्रकोप क्यों होता। यह हैजा, प्लेग आदि व्याधि दुष्कर्मों के ही दंड हैं। ऐसा सोच रहे थे जुम्मन मियां।
मगर रामधन मिश्र और अन्य पंच अलगू चौधरी की इस नीति प्रणयता की प्रशंसा खोल रहे थे कि भाई जो भी जजमेंट लिया है एकदम न्यूट्रल होके लिया है। वे कहते थे इसी का नाम पंचायत है, दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। दोस्ती दोस्ती की जगह है, किंतु धर्म का पालन करना मुख्य है। ऐसे ही सत्यवादियों के बल पर पृथ्वी ठहरी है, नहीं तो कब की रसातल हो चल जाती। इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ें हिला दी। अब वे साथ साथ बातें नहीं करते दिखाई देते थे। इतना पुराना मित्रता रूपी वृक्ष सत्य का एक झोंका भी न सह पाया। सचमुच वह बालू की ही जमीन पर खड़ा था। तो हमारे साथ और लोगों ने ज्वाइन किया है, कहे विदुषा, टोयो ग्रुप, ब्लेजिंग बैनर्जी, समर्थ ऑफिशियल, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं आज मुंशी जी की कहानी पंच परमेश्वर। हमारे साथ बने रहिए। तो अब अलगू और जुम्मन में शिष्टाचार का अधिक व्यवहार होने लगा। फॉर्मल रिलेशनशिप, एक दूसरे की आवभगत ज्यादा करने लगे। वह मिलते जुलते थे, मगर उसकी तरह जैसे तलवार से ढाल मिलती है। जुम्मन के चित्त में यानी मन में, हृदय में मित्र की कुटिलता आठों पहर खटका करती थी। कभी ना कभी तो ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा, इससे बदला अवश्य लूंगा। उसे हर घड़ी यही चिंता रहती थी कि किसी तरह बदला लेने का अवसर तो मिले। अच्छे कामों की सिद्धि में बड़ी देर लगती है, पर बुरे कामों की सिद्धि में यह बात ना होती। जुम्मन को भी बदला लेने का अवसर जल्द ही मिल गया। पिछले साल अलगू चौधरी बटेसर से बैलों की एक बहुत अच्छी गोई मोल लाए थे। बैल पंचाही जाति के सुंदर बड़े बड़े सींगों वाले थे। महीनों तक आसपास के गांव के लोग दर्शन करते रहे। दैवयोग से जुम्मन की पंचायत के 1 महीने के बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया। जुम्मन ने दोस्तों से कहा, यह दगाबाजी की सजा है। इंसान सब्र भले ही कर जाए, पर खुदा नेको बद सब देखता है। अलगू को संदेह हुआ, ये जुम्मन ने तो बैल को विष नहीं दिला दिया है। चौधराइन और करीमन में इस विषय पर एक दिन खूब ही वाद विवाद हुआ। मतलब अलगू चौधरी की वाइफ और जुम्मन मियाँ की वाइफ, दोनों देवियों ने शब्द बाहुल्य की नदी बहा दी। मतलब भर भर के मोटी मोटी गालियां एक दूसरे पर मारी। व्यंग, वक्रोक्ति, अनियोक्ति और उपमादि अलंकारों में बात हो गई। सब तरह का सटायर हो गया, कंपैरिजन हो गया। जुम्मन ने किसी तरह शांति स्थापित की। उन्होंने अपनी पत्नी को डांट डपट कर समझा दिया। वह उससे उस रणभूमि से भी हटाकर ले गए। उधर अलगू चौधरी ने समझाने बुझाने का काम अपने तर्कपूर्ण सोटे से लिया। ज्यादा सोटा डंडी, चुपचाप बैठ जाओ वरना पड़ेगी एक। अच्छा, 2 बैल जब तक थे तब तक तो खेत में हल जोत सकते थे। अब 2 में से 1 बैल मर गया, बचा अकेला बैल। अकेला बैल किस काम का? उसका जोड़ा बहुत ढूंढा पर ना मिला। निदान ये सलाह ठहरी कि इसे बेच डालना चाहिए। गांव में एक सूझे समझे साहूकार थे। वह इक्का गाड़ी हाँकते थे। इक्का गाड़ी यानी टांगा। गांव के घुड़गी लाद कर मंडी ले जाते और मंडी से तेल नमक भर के लाते और उसे गांव पर बेचते। इस बैल पर उनका मन लहराया। उन्होंने सोचा, भाई ये बैल हाथ लग जाए तो दिन भर के बेखटके 3 खेप हों। आजकल तो एक ही खेप में लाले पड़े रहते हैं। बैल देखा, गाड़ी में दौड़ाया, बाल भौरों की पहचान कराई, मोल तोल किया और सेल लाकर द्वार पर बांध दिया। 1 महीने में ही दाम चुकाने का वादा ठहरा। चौधरी को भी गरज थी तो घाटे की परवाह ना करी। ठीक है भाई, ले जाओ, कम से कम कुछ तो मिलेगा इस बैल का, और कोई तो खरीदने से रहा। जब समझू साहू ने नया बैल पाया तो लगे उसे रगेदने, मतलब पिलाई चालू कर दी बैल की। दिन में 3-3, 4-4 खेपे करने लगा। मतलब ट्रिप्स, गांव से शहर की, शहर से गांव की। न चारे की फिक्र थी, ना पानी की, बस खेपों का काम था। मंडी ले गए, वहां कुछ सूखा भूसा सामने डाल दिया। अब बेचारा जानवर अब दम भी ना ले पाया कि फिर जोत दिया। बिल्कुल रेस्ट दिया ही नहीं। अलगू चौधरी के घर था तो चैन की बंसी बजाता था। बैलराम
छठे छमाहे कभी बहेली में जोते जाते, 1 in 6 months कभी जोत देते थे अलगू चौधरी, वरना आराम। खूब उछलते कूदते और कोसों दौड़े चले जाते थे। वहां बैल राम का रातिब था, मतलब रुतबा था। साफ पानी, दली हुई अरहर की दाल, भूसे के साथ खली, और यही नहीं, कभी कभी घी का स्वाद भी चखने को मिल जाता था। अय्याशी थी बैलराम की है। शाम सवेरे एक आदमी खरहरे करता, पहुंचता, सहलाता था। कहाँ है सुख चैन और कहाँ यहाँ आठों पहर की खपत। बैक टू बैक, बैक टू बैक। महीने भर में यह पिससा गया। इक्के का जुआ देखते ही उसका लहू सूख जाता था। जुआ मतलब कि टोंगे का जो फ्रेम होता है। एक एक पल, एक एक पग चलना दूभर हो गया था। हड्डियां निकल आई थी, पर था वे पानीदार। मार की बर्दाश्त न थी। एक दिन चौथी खेप में साहू जी ने दूना बोझ लाद दिया, डबल बोझ। दिन भर का थका जानवर पैर न उठते थे, पर साहू जी कोड़े फटकारने लगे। फटाए फटाए दो, बस फिर क्या था। बैल कलेजा तोड़कर चला, कुछ दूर दौड़ा, फिर चाहा कि जरा दम ले लूं, टेक अ ब्रेथ। पर साहू जी को जल्द पहुंचने की फिक्र थी, अतः उन्होंने कई कोड़े बड़ी निर्दयता से फटकारे, एक के बाद एक, एक के बाद एक। बैल ने एक बार फिर जोर लगाया और अब की बार शक्ति ने जवाब दे दिया। बैल धरती पर गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर न उठ सका। साहू जी ने बहुत पीटा, टांगे पकड़कर खींचा बैल को। नथनों में लकड़ी ठूस दी, नॉस्ट्रल्स में लकड़ी। पर भाई कहीं मृतक भी उठ सकता, तो मर चुका है, अब कैसे उठेगा। तब साहू जी को कुछ शक हुआ। उन्होंने बैल को गौर से देखा, खोलकर अलग किया, फिर सोचने लगे कि गाड़ी घर तक कैसे पहुंचे। बहुत चीखे चिल्लाए, पर देहात का रास्ता बच्चों की आंख की तरह सांझ होते ही बंद हो जाता है। मतलब जैसे ही शाम हुई, थोड़ा अंधेरा हुआ, रास्ता बंद, और कोई नजर ना आया। आसपास कोई गांव भी न था। मारे क्रोध के उन्होंने मरे हुए बैल पर और दुर्रे लगाए और कोसने लगे। अब आगे तुझे मरना ही था तो घर पहुंच कर मरता, ससुरा बीच रास्ते में मर गया, अब गाड़ी कौन खींचे। इस तरह साहू जी खूब जले मरे। कई बोरे गुड़ और कई पीपे उन्हें बेचने थे, कई बेचे भी थे। 200-250 रुपए कमर में बंधे थे साहू जी के। इसके सिवा गाड़ी पर कई बोरे नमक के थे। अच्छा, उन्हें छोड़कर जा भी नहीं सकते। लाचार बेचारे गाड़ी पर ही लेट गए। वही रथ जगा करने की ठान ली। रथ जगा मतलब राती जगा, मतलब नाइट आउट, जो इंजीनियर्स लोग करते हैं। चिलम पी, गाना गाया, फिर हुक्का पिया। इस तरह साहू जी आधी रात तक नींद को बहलाते रहे। अपनी जान में तो जागते रहे, पर पौ फटते ही जो नींद टूटी और कमर पर हाथ रखा, थैली गायब। घबराकर इधर उधर देखा तो कई कनस्तर तेल के भी नदारद। अफसोस में बेचारे ने सर पीट लिया और पछाड़ खाने लगे। प्रातःकाल रोते बिलखते घर पहुंचे। सवाइन ने जब ये बुरी सुनावनी सुनी तो पहले रोई, फिर अलगू चौधरी को गालियां देने लगी। निगोड़े ने ऐसा कुलच्छनी बैल दिया कि जन भर की कमाई लुट गई। ये ध्यान में नहीं आया कि उस बैल के ऊपर उन लोगों ने क्या क्या जुल्म ढाए। अलगू चौधरी को गालियां देनी चालू कर दी। बताइए, इस घटना को कई महीने बीत गए। अलगू ने अब अपने बैल के दाम मांगते, तब साहू और सहुआइन दोनों ही झल्लाए हुए कुत्ते की तरह चढ़ बैठते और अंड बंड बकने लगते। वाह, यहां तो सारे जन्म की कमाई लुट गई, सत्यानाश हो गया और इन्हें दामों की पड़ी है। अरे मुर्दा बैल दिया था, उस पर दाम मांगने चले हैं। आंखों में धूल झोंक दी, सत्यानाशी बैल गले बांध दिया। हमें निरा पोंगा समझ लिया है, हैं? हम भी बनिए के बच्चे हैं, ऐसे बुद्धू कहीं और होंगे। हाँ, पहले जाकर किसी गड्ढे में मुंह धोआओ, तब दाम लेना। न जी मानता है तो हमारा बैल खोल के ले जाओ, महीना भर के बदले 2 महीना जोत लो, और क्या कर लोगे। चौधरी के अब शुभ चिंतकों की कमी न थी। ऐसे अवसरों पर वे भी एकत्र हो जाते और साहू जी के बर्राने की पुष्टि करने लगते। मिलके एक के साथ एक सवासियर हो जाते।
परंतु 150 से इस तरह हाथ धो लेना आसान न था। पूरे 150 के अंदर में बैल बिछना तय किया था अलगू चौधरी ने। अब कैसे जाने देते। एक बार वो भी गर्म पड़े। साहू जी बिगड़ कर लाठी ढूंढने घर में गए, तब सहुआइन ने मैदान लिया। प्रश्नोत्तर होते होते हाथापाई की नौबत आ गई। सहुआइन ने घर में घुसकर किवाड़ बंद कर लिए। शोरगुल सुनकर गांव के भले मानस जमा हो गए। उन्होंने दोनों को समझाया, साहू जी को दिलासा देकर घर से निकाला। वह परामर्श देने लगे, भाई इस तरह से तो काम नहीं चलेगा, पंचायत कर लो, जो कुछ तय हो जाए स्वीकार कर लो। साहू जी राजी हो गए और अलगू ने भी हामी भर ली। तो भाई अब मौका था वापस से पंचायत का। हमारे साथ कुछ और लोग जुड़े हैं। बिगलू बैंगलोर थिएटर फाउंडेशन, अननोन, एशिचरा बीइंग अ लिविंग सोनेट, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विश्व हिंदी दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम पढ़ रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी पंच परमेश्वर। हमारे साथ बने रहिए। पंचायत की तैयारियां होने लगी। दोनों पक्षों ने अपने अपने दल बनाने शुरू कर दिए। इसके बाद तीसरे दिन उसी वृक्ष के नीचे पंचायत बैठी। वही संध्या का समय था। खेतों में कौवे पंचायत कर रहे थे। विवादग्रस्त विषय यह था कि मटर की फलियों पर उनका कोई स्वत्व है या नहीं, और जब तक यह प्रश्न हल न हो जाए तब तक वे रखवाले की पुकार पर अपनी अप्रसन्नता प्रकट करना आवश्यक समझते थे। बताइए, नीचे इंसानों की पंचायत और ऊपर कौवों की। पेड़ की डालियों पर बैठी शुक मंडली में यह प्रश्न छिड़ा हुआ था। शुक मंडली यानी पैरट्स, पैरट्स की मंडली, कि मनुष्यों को उन्हें बेमुरव्वत कहने का क्या अधिकार है, जब उन्हें स्वयं अपने मित्रों से दगा करने में भी संकोच नहीं होता। पंचायत बैठ गई तो रामधन मिश्र ने कहा, देरी क्या है, पंचों का चुनाव हो जाना चाहिए। बोलो चौधरी, किस किस को पंच बदते हो, कौन कौन चाहिए तुम्हें पंच में। अलगू ने धीन भाव से कहा, समझू साहू ही चुन ले, तुम्हें जो ठीक था तुम चुन लो। समझू खड़े हुए और कड़क कर बोले, मेरी ओर से जुम्मन शेख। मतलब ट्रम्प का एस फेंका, तुरुप का इक्का। पता था जुम्मन शेख की और अलगू की ठनी हुई है। लास्ट पंचायत में अलगू ने जुम्मन शेख के खिलाफ फैसला सुनाया था, तो ये चांस है जुम्मन शेख को अपना बदला लेने का। तो मेरी ओर से जुम्मन शेख। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू चौधरी का कलेजा धक धक करने लगा, मानो किसी ने अचानक थप्पड़ मार दिया। रामधन अलगू के मित्र थे, वे बात को ताड़ गए। पूछा, क्यों चौधरी, तुम्हें कोई उज्र तो नहीं, मतलब तुम्हें कोई इस बात से हिचकिचाहट तो नहीं है, आर यू ओके विद दैट। चौधरी ने निराश होकर कहा, नहीं, मुझे क्या उज्र होगा, ठीक, अब जुम्मन है तो जुम्मन सही। अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान बहुधा हमारे संकुचित व्यवहारों का सुधारक होता है। क्या बढ़िया लाइन लिखी है मुंशी जी ने। जब हम राह भूलकर भटकने लगते हैं, तब यही ज्ञान हमारा विश्वसनीय पथ प्रदर्शक बन जाता है। पत्र संपादक अपनी शांति कुटी में बैठा हुआ कितनी धृष्टता और स्वतंत्रता के साथ अपनी प्रबल लेखनी से मंत्रिमंडल पर आक्रमण करता है, परंतु ऐसे अवसर आते हैं जब स्वयं मंत्रिमंडल में सम्मिलित होता है। मंडल के भवन में पग धरते ही उसकी लेखनी कितनी मर्मज्ञ, कितनी विचारशील, कितनी न्यायपरायण हो जाती है। इसका कारण उत्तरदायित्व का ज्ञान है। नवयुवक युवावस्था में कितना उद्दंड रहता है, माता पिता उसकी ओर कितने चिंतित रहते हैं, उसे कुलकलंक समझते हैं, पर थोड़े ही समय में परिवार का बोझ सर पर पड़ते ही वह अव्यवस्थित चित्त उन्मुक्त युवक कैसा धैर्यशील, कैसा शांत चित्त हो जाता है। यह भी उत्तरदायित्व के ज्ञान का फल है। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी आते ही इंसान सीधा हो जाता है। स्पाइडरमैन बोलता है ना, क्या लाइन थी, विद बिग ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जुम्मन शेख के मन में भी सरपंच का उच्च स्थान ग्रहण करते ही
अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। उसने सोचा, मैं इस वक्त न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूं। मेरे मुंह से इस समय जो कुछ निकलेगा वह देववाणी के सदृश है, और देववाणी मेरे मनोविकारों को कदापि समावेश न होना चाहिए। मुझे सत्य से जौ भर जरा भर भी नहीं टलना चाहिए। विचार देख रहे हैं आप। पता है कि उन्हें बदला लेना है अलगू चौधरी से, लेकिन अब सरपंच बना दिया, उनके ऊपर में रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी, उत्तरदायित्व डाल दिया, तो उन्होंने मन एकदम साफ किया और हो गए एकदम न्यूट्रल। पंचों ने दोनों पक्षों से सवाल जवाब करने शुरू किए। बहुत देर तक दोनों दल अपने अपने पक्ष का समर्थन करते रहे। इस विषय में तो सभी सहमत थे कि समझू को बैल का मूल्य देना चाहिए, परंतु दो महाशय इस कारण रियायत करना चाहते थे कि बैल के मर जाने से समझू को हानि हुई है। इसके प्रतिकूल दो सभ्य मूल के अतिरिक्त समझू को दंड भी देना चाहते थे, जिससे फिर किसी पशुओं के साथ ऐसी निर्दयता करने का साहस न हो। क्या बात है। मेनका गांधी जी सुन के बड़ी खुश होती। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया, अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। समझू को उचित है कि बैल का पूरा दाम दें। जिस वक्त उन्होंने बैल लिया उसे कोई बीमारी न थी। अगर उसी समय दाम दिए जाते तो आज समझू उसे फेर लेने का आग्रह न करते। बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई है कि उससे बड़ा कठिन परिश्रम लिया गया और दाने चारे का कोई अच्छा प्रबंध न किया गया। रामधन मिश्र बोले, समझू ने बैल को जानबूझकर मारा है, अतएव उसे दंड देना चाहिए। जुम्मन बोले, ये दूसरा सवाल है, हमको इससे कोई मतलब नहीं। झगड़ू साहू ने कहा, समझू के साथ कुछ रियायत होनी चाहिए। जुम्मन बोले, यह अलगू चौधरी की इच्छा पर निर्भर करता है, वह रियायत करे तो उनकी भलमनसी। अलगू चौधरी फूले न समाये, उठ खड़े हुए और बोले, पंच परमेश्वर की जय। इसी के साथ चारों ओर से प्रतिध्वनि हुई, पंच परमेश्वर की जय। प्रत्येक मनुष्य जुम्मन की नीति को सराहता था। इसे कहते हैं न्याय, जस्टिस। ये मनुष्य का काम नहीं, पंच में परमेश्वर वास करते हैं, यह उनकी महिमा है। पंच के सामने खोटे की कौन खरा कह सकता है। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और गले लिपट कर बोले, भैया, जब से तुमने मेरी पंचायत की तब से मैं तुम्हारा प्राणघातक शत्रु बन गया था, पर आज मुझे ज्ञात हुआ कि पंच के पद पर बैठकर कोई किसी का दोस्त न होता है, न ही दुश्मन। न्याय के सिवा उसे कुछ और नहीं सूझता। आज मुझे विश्वास हो गया कि पंच की जबान से खुदा बोलता है। अलगू रोने लगे। इस पानी से दोनों के दिनों का मैल धुल गया। मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर हरी हो गई। तो मिलकर आप भी मेरे साथ बोलिए, पंच परमेश्वर की जय। ये कहानी मुझे बहुत बहुत प्रिय है, बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इसमें दिखाया गया है कि भले ही दोनों के मन में मित्रता थी, बाद में दोनों के मन में एक तरह का प्रतिशोध आ गया। एक दूसरे के लिए उनमें यह कामना आ गई कि जब मौका मिलेगा मैं इससे रिवेंज लूँगा, प्रतिशोध लूँगा, और मौका मिला भी। लेकिन मौका मिलने पर जब वो न्याय की कुर्सी पर बैठा, तब उसे न प्रतिशोध दिखाई दिया, न मित्र दिखाई दिया, न कुटिल बुद्धि उसमें आई, न उसे लगा कि आज मौके पर चौका मारा जाए। तब उसने वही किया जो उससे जो कहा गया था कि तुम एक न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठे हो और तुम्हें न्याय करना होगा। कितना अच्छा हो कि बाकी सब लोग भी इस बात के महत्व को समझें कि एक बार जब उन्हें वह जिम्मेदारी सौंप दी गई, वह उत्तरदायित्व सौंप दिया जाए, तो उसकी गरिमा को बनाकर चलें और बिल्कुल निरपेक्ष होकर, न्यूट्रल होकर अपना काम का निर्वाह करें। तो यह थी
मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी पंच परमेश्वर। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। और एक बार फिर आप सबको विश्व हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतनी खूबसूरत भाषा है, आप लोग हिंदी पढ़ें, हिंदी लिखें, हिंदी में बात करें, ताकि यह खूबसूरत भाषा, ये जो धरोहर है, हम अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों को भी सौंप सकें, प्रस्तुत कर सकें। इसी के साथ मैं अमित अग्रवाल आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, शुभ दिवस। थैंक यू रितु जी, धन्यवाद। आपको अच्छी लगी, आपको भी हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिन्होंने भी ज्वाइन किया है, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।